हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेसिफिक लेक्चर्स देख रहे हैं, यानी झारखंड से रिलेटेड वो सारे फैक्ट्स हम जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब पे देख रहे हैं और हमसे आप जुड़ने के लिए डायरेक्टली सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पे विजिट कर सकते हैं। ये झारखंड बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमने लास्ट लेक्चर में झारखंड को प्री हिस्टोरिक एजेस में देखा। प्री हिस्टोरिक यानी जिसके हमें सॉलिड रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते। हमने देखा कहाँ कॉपर माइंस हमें मिले हैं रिमेन्स, और जिससे ये पता चलता है कि क्या उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहा है झारखंड का। हमने देखा असुर बिरजिया ट्राइब्स के इवन आयरन सोर्ड्स या फिर रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जाते थे दमिश्कस या दमिश्क सीरिया तक को, जो कि वर्ल्ड लीडर माना जाता था स्वॉर्ड मेकिंग में। और इस तरह के सारे हमने रिलेवेंट फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशंस को देखा है। अगर आप पहली बार ये चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप एक प्लेलिस्ट 14 जेपीएससी के लिए क्रिएटेड होगा, वहाँ जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह के लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए 14 जेपीएससी के लिए या इन जनरल दूसरे स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप जानते हैं कि किस तरह झारखंड का वेटेज है, स्पेशली जेपीएससी में या जेएसएससी में भी, जो कि आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एंशिएंट एजेस में देखेंगे। तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाके प्लेलिस्ट में देख लें सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए। ऑलराइट, तो ये एंशिएंट टाइम्स में है। तो जैसा कि है रिच हिस्ट्री है झारखंड की हर टाइम में, तो एंशिएंट पीरियड भी उससे कुछ अलग या एक्सेप्शनल नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं कि एंशिएंट टाइम में इसका क्या कल्चर या फिर इम्पोर्टेंस रहा है। जैसे कि रॉक आर्किटेक्चर हो या फिर प्री हिस्टोरिक या पेलियोलिथिक एजेस के पेंटिंग्स हों, केव्स हों या फिर महाजनपदास हों, जो कि धीरे धीरे कंसोलिडेटेड होते गए अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि वज्जी, वैशाली। इस तरह से झारखंड भी एक आठवीं प्रदेश कलेक्टिवली उस नाम से या अलग अलग किंग्स के टाइम डिफरेंट नाम से जाना जाता था। वो हम देखेंगे आगे अपकमिंग स्लाइड्स में। तो मौर्यन एज जो है उसको हमने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मौर्यन एज को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना है। पहला एक तरह से हम मान सकते हैं कि मौर्यन एज के बाद स्टेट का कंसोलिडेशन, रीजन्स का कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ था। देन लेटर मौर्यास, फिर गुप्तास, फिर हर्षवर्धनास और फिर फॉरेन इन्वेजन, इस तरह के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो हमने समझने के लिए मौर्यन एज को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना है सो दैट हम झारखंड की हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ झारखंड विद रेफरेंस टू मौर्यंस, प्री मौर्यंस, जो कि आपका प्री हिस्टोरिक में आ जाएगा, पेलियोलिथिक, चल्कोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड देन मौर्यन, और फिर लेटर मौर्यंस के स्टेट्स, और उसके दौरान झारखंड के बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो एंशिएंट एज में एज मौर्यास, उसमें भी अशोका कंसोलिडेटेड इंडिया एंड इट्स सराउंडिंग रीजन्स, तो झारखंड को भी उसने कंसोलिडेट किया, यानी झारखंड का रीजन भी उसमें आ जाता था। अब मौर्यन एज में जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है चाणक्य का अर्थशास्त्र। वहाँ पे भी हमें झारखंड का, हमने जब एक नेम वाली वीडियो बनाई थी यानी इससे प्रीवियस लेक्चर, उसमें भी हमने देखा था कि अलग अलग नाम से झारखंड को जाना जाता था। तो जब मौर्यंस हम देख रहे हैं तो उसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी झारखंड का डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसकी बुक जो है अर्थशास्त्र, हमने देखा था कि वो सोसाइटी पे एक कमेंट्री है और पॉलिटिकल सेटअप्स पे, तो उसमें भी मेंशन करता है झारखंड को किसमें, कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश के नाम से, जो कि मौर्यन एज में ये कहा जाता है विच ही सेज, यानी कौटिल्य सेज की एक रिपब्लिक स्टेट था, एक रिपब्लिक राज्य था। कौन? कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश, दैट मीन्स झारखंड। झारखंड को भी एक रिपब्लिक माना गया है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। एज पर अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंटेड, उन्होंने एक ऑफिसर को भी अपॉइंट किया था जिसका नाम था आटविक, जो कि रिस्पॉन्सिबल था सिक्योरिटी इस रीजन के लिए और मेंटेनिंग द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। ट्राइबल एरिया था, ट्राइबल के कल्चर्स अलग हैं, उनके नीड्स अलग हैं, उनका सोशल और पॉलिटिकल सेटअप अलग है। तो उसके देख रेख के लिए और एक्सपेंशन के लिए आटविक नाम के एक ऑफिसर को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपॉइंट किया था। एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम एंड फॉर कंट्रोल ओवर एलिफेंट्स ऑफ द झारखंड रीजन। तो हिस्टोरिकल टाइम से, एंशिएंट टाइम से ही एलिफेंट इस रीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहा है। जैसे ही एनिमल का यूज़ फ्रिक्वेंटली बढ़ा, वॉर्स में, लड़ाइयों में हाथी का इस्तेमाल होता था, तो एलिफेंट्स के कंट्रोल में और ट्राइबल के रख रखाव के लिए एक आटविक नाम के ऑफिसर को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपॉइंट किया था। अच्छा, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का, कौटिल्य का, उसमें वो ये भी मेंशन करता है रिवेरिन रीजन, नदी के आसपास के रीजन्स को, और ये भी कहता है कि इंद्रावक वेयर डायमंड्स वेयर फाउंड, एक एरिया माना गया है प्रोबेबली ईव और शंख नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहाँ पर डायमंड्स निकलते थे, दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन अर्थशास्त्र।
ऑफ चाणक्य या कौटिल्य। तो ये झारखंड रीजन की बात हो रही है कि उसने आटविक नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया जो कि ट्राइबल रीजन्स और इनके नीड्स को, साथ साथ रिसोर्सेज को सच एज एलिफेंट और यहाँ के जंगल्स को केयर करता था। साथ साथ ये भी कहा गया है कि हीरे निकलते थे। एक रीजन इंद्रावक रीजन कहा गया है जहाँ पर हीरे निकलते थे झारखंड में, और प्रोबेबली ये माना गया है कि वो कौन सा रीजन था, ईव और शंख नदी का किनारा जहाँ पर हीरे निकला करते थे। किस टाइम में ये बात हो रही है, मौर्यन एज की। तो आप समझ सकते हैं हमने देखा शुरू से पेलियोलिथिक से लेकर लोअर, मिडिल, अपर पेलियोलिथिक एंड देन मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक, तो हर टाइम में झारखंड इम्पॉर्टेंट रहा है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मौर्यन टाइम जब आया तो यहाँ तक मेंशन किया गया है कि इंद्रावक रीजन से यहाँ पर सोना निकलता था, एंड दैट इंद्रावक रीजन इज ईव और शंख नदी का आसपास वाला एरिया, यानी उसके रीजन्स में, उस नदी के रिवेरियन रीजन्स में जो एरिया बसे हुए थे। उसके बाद मौर्यंस में आता है सबसे इम्पोर्टेंट अशोका। ऑब्वियसली अशोका इज़ नोन फॉर हिज धम्मा, है ना, यानी कोड ऑफ कंडक्ट। और दूसरा रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं अशोका के डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में। उसमें पहले तो अशोका के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते थे और कलिंगा वॉर के बाद वो लाइफ के टीचिंग्स उसमें होते थे। तो उसका जो 13th रॉक एडिक्ट है, इस 13th रॉक एडिक्ट मेंशन करता है सराउंडिंग रीजन ऑफ हिस किंगडम, यानी कि उसके जो क्षेत्र थे उसमें झारखंड भी इंक्लूडेड था। तो उसमें आटविक रीजन का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा कि आटविक रीजन इज़ व्हाट, झारखंड वाला एरिया, और ये 13th रॉक एडिक्ट में अशोक के मिलता है। तो आटविक जो ये फैक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। एक ऑफिसर भी उसने अपॉइंट किया था, तब भी हमने देखा कि आटविक नाम से एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था। एंड देन आटविक रीजन के बारे में जो मिलता है 13th रॉक एडिक्ट में, वो भी हमें झारखंड के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है। और ये इसी रीजन का हिस्सा झारखंड भी था। झारखंड वाज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस आटविक रीजन। उसी तरह सिमिलरली कलिंगा रॉक एडिक्ट्स में भी मेंशन किया गया है कि इस रीजन के लोगों को धम्मा फॉलो करना चाहिए। धम्मा ऑफ अशोक, यानी झारखंड के रीजन के लोगों को भी अशोक के धम्मा को फॉलो करना चाहिए। ये हमें मिलता है कलिंगा के रॉक एडिक्ट में। अच्छा, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था आपके कलिंगा वॉर के बाद अशोक ने, तो एन ऑफिसर नेम्ड रक्षित नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था ताकि वो बुद्धिज़्म को झारखंड रीजन में प्रोपगेट कर सके। देन पोस्ट मौर्यन एज आता है। पोस्ट मौर्यन एज के बाद आफ्टर मौर्य स्पेशली अशोका फॉरेन इन्वेजन्स काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाता है। शाथियंस एंड देन कुशान, ये सारे आपके फॉरेन इन्वेजन्स काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाते हैं और डिफरेंट किंगडम वो इस्टेब्लिश करते हैं अलग अलग पार्ट में, जो कि कुछ तो स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं और कुछ ग्रेट रीजन्स बनते हैं। जैसे व्हेन कुशान इन्वेडेड्स, तो कुशान ने क्या किया, पूरा कल्चरली चेंज कर दिया। जैसे कि इन्होंने गोल्ड कॉइन बहुत ज़्यादा नंबर्स में इशू किए, जो कि बाद में और दूसरे किंग्स ने भी इशू करना शुरू कर दिए। उसके बाद कल्चरली इन्होंने कैप्स जो किंग्स पहनते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इस तरह की चीज़ें जो इंडिया के ही हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह से फिर झारखंड रीजन में भी इसका इम्पैक्ट देखा जाने लगा। तो इसके रिमेन्स हमें क्या मिलते हैं, व्हाट वी फाइंड, कुशान एज के कॉइन्स मिलते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे रांची। तो इससे ये पता चलता है कि कुशान का भी, स्पेशली कनिष्क का कितना इम्पैक्ट था झारखंड के रीजन में। ये कैडेफिस फाउंडर है आपका कुशान किंगडम का इंडिया में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कनिष्का। तो कनिष्का रिमेन्स हमें, कनिष्का के कॉइन्स के रिमेन्स हमें रांची रीजन में कई एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। सिमिलरली सिंहभूम से वी फाइंड कॉइन ऑफ रोमन एम्पायर, इंडिकेटिंग कि उनका ट्रेड रिलेशनशिप था अपने एरिया से बियॉन्ड। तभी ना रोमन कॉइन्स अदरवाइज आपको कैसे मिल सकते हैं, रोमन्स तो यूरोपियन रीजन हो गया रोम, लेकिन वहाँ के कॉइन मिलते हैं, दैट मीन्स कि उनका ट्रेड रिलेशनशिप रोमन रीजन्स, रोमन एम्पायर से भी था। सिमिलरली चाईबासा में हमें इंडो साइथियन कॉइन्स के भी रिमेन्स मिलते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता लगता है कि झारखंड का हिस्टोरिकली मौर्यन एज में या उससे पहले और उसके बाद भी ट्रेड रिलेशनशिप अलग अलग दूसरे किंगडम से रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि असुर मेड आयरन के सॉर्ड्स भेजे जाते थे डमिश्कस यानी कि सीरिया। ऑलराइट, उसके बाद हम गुप्ता एज में देखते हैं। आफ्टर मौर्यंस इट वाज गुप्ता डायनेस्टी पीरियड को, जो कि हम जानते हैं गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि रिलीजियसली काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। तो इस्टेब्लिश देयर किंगडम इन पैन इंडिया लेवल ऑब्वियसली, और मदुही हिल्स ऑफ हज़ारीबाग एक टेम्पल मिलता है हमें गुप्ता एज का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले कि मदुही हिल्स कहाँ पे, हज़ारीबाग, और यहाँ पे आपको गुप्ता एज के टेम्पल रिमेन्स मिलते हैं, है ना, टेम्पल रिमेन्स मिलते हैं गुप्ता एज के।
तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि गुप्ता एज में भी जब टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुए थे तो ये वाला रीजन भी अछूत नहीं था, यानी कि यहाँ भी इक्वली फोकस्ड थे गुप्ता एज के लोग और वहाँ के किंग्स। देन इंपॉर्टेंट किंग कौन सा आ गया हमारे पास? समुद्रगुप्त, से नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता एज। तो आठवीं विक्ट्री मेंशन्ड इन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में जो आठवीं विक्ट्री के बारे में मिलता है हमें, प्रोबेबली टॉक्स अबाउट द कंट्रोल ऑफ झारखंड रीजन की दे गॉट विक्टोरियस इन आठवीं रीजन, यानी कि झारखंड को भी उन्होंने फतेह किया था। आठवीं रीजन्स दे कनकर्ड। उसी तरह से मुरुंड नाम मिलता है। मुरुंड वाज द नेम ऑफ झारखंड, स्पेशली कौन सा? छोटा नागपुर रीजन का, समुद्रगुप्त के टाइम पे। तब भी हमने देखा था कि गुप्ता पीरियड में मुरुंड वाज द नेम फॉर द झारखंड स्टेट, तो स्पेशली वो छोटा नागपुर के लिए था, लेकिन छोटा नागपुर भी कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेट करता है झारखंड प्रदेश को। ऑलराइट, फिर हमें मिलते हैं कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड। लाइक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त भी बहुत इन्फ्लुएंसिंग किंग थे और उनका भी ग्रास्प या फिर इन्फ्लुएंस झारखंड रीजन में यानी कि मुरुंड रीजन में था। जब फाहियान विजिट करता है इंडिया रफली 405 एडी के आसपास, तो इस रीजन को ये कुक्कुट लाड कहते हैं। तो जो हमने एक कंसोलिडेटेड देखा था किस रीजन में क्या नाम से बुलाया गया है किस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो ये उसी का एक तरह से हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। और फिर आ जाता है गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड। अलग अलग छोटे छोटे किंग्स हुए जिन्होंने अपने छोटे रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश किए। तो इसी तरह के पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ द रीजन कौन था? शशांक ऑफ द गौड़ किंगडम। और इनका टाइम कब था? 4th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी एडी तक, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट गुप्ता पीरियड के हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। व्हेन झारखंड वाज अंडर कंट्रोल ऑफ गौड़ किंग, जो हमने देखा, शशांक ही इस्टेब्लिश 2 कैपिटल्स। उन्होंने 2 राजधानी बनाई, एक बड़ा बाजार ऑफ संथाल परगना और दूसरा डुलमी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2 किंगडम्स किसने बनाया? गौड़ ने। और झारखंड रीजन में उसके 2 राजधानी थी। पहला था आपका बड़ा बाजार जो कि संथाल परगना रीजन में था और दूसरा था दुलमी। तो शशांक वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश एनी कैपिटल इन द झारखंड स्टेट। अभी का जो झारखंड रीजन है उसमें राजधानी बनाने वाले पहले किंग का नाम क्या होगा? तो दैट विल बी शशांक, जो कि गौड़ किंगडम का राजा था। वो कंस्ट्रक्टेड मेनी शिव टेम्पल्स। वो शैवाइट था, है ना, शशांक, और उन्होंने कई सारे शिव टेम्पल्स बनाए जैसे कि वेणुसागर टेम्पल एट कोचांग। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। एन इनटॉलरेंट टुवर्ड्स बुद्धिज़्म, उसको बुद्धिज़्म से बिल्कुल इरिटेशन था और वो इनटॉलरेंट था। तो शशांक क्या किया? कई सारे मोनेस्ट्रीज को, बुद्धिस्ट टेम्पल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया था। और इस चीज़ के बारे में ह्यून-त्सांग अपनी किताबों में, अपने जर्नी में, ट्रेवलॉग में लिखते भी हैं। और ये बिल्कुल ये एक ओपन फैक्ट है कि शशांक वाज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। तो उन्होंने कोशिश की कि फिर से बुद्धिज़्म को ख़त्म किया जाए, उसके रिमेन्स तक को ख़त्म कर दिया जाए। और उसी सिलसिले में झारखंड के भी कई सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। फिर हमारे पास जो बड़ा पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद में किंग आते हैं जिन्होंने कंसोलिडेट किया था अपने किंगडम को, वो थे हर्षवर्धन। हमें पता है कि ये कैपिटल इनका थानेसर था। मेनी एरिया जैसे काजंगल, जो कि आज का राजमहल के बारे में बोला जाता है, वो भी इनके रीजन में इंक्लूडेड था। अच्छा, इट वाज काजंगल जहाँ पे हर्षवर्धन ह्यून-त्सांग से मिला था, यानी राजमहल के जंगल में। इट वाज राजमहल वेयर हर्षवर्धना हर्षा मेट कौन? तो ह्यून-त्सांग। और दूसरा आपको फैक्ट ये याद रखना है कि काजंगल मीन्स राजमहल के फॉरेस्ट, या फिर आप झारखंड रीजन रफली मान सकते हैं। अलग अलग देखिए, या तो राजमहल को भी झारखंड माना गया, समटाइम्स संथाल परगना के रीजन्स को झारखंड माना गया, या छोटा नागपुर के रीजन को माना गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, राजमहल, कहीं ना कहीं आपको लिंक्स मिलेंगे। अच्छा, दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ और जान लेते हैं। ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदास, झारखंड किसका पार्ट था? मगध महाजनपदा का पार्ट था, जो कि नॉन फॉर इट्स हेरिटेज, कल्चर, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना। और इवन झारखंड सप्लाई करता था हाथियों को डिफरेंट किंगडम सच एज नंदास एटसेट्रा। हमने देखा भी कि हाथियों के रखरखाव के लिए एक स्पेशल ऑफिसर तक को अपॉइंट किया गया था। ऑलराइट, उसके बाद 13 सेंचुरी एडी जब आता है, जय सिंह ऑफ उड़ीसा, उन्होंने खुद को झारखंड का सुल्तान, किंग ऑफ झारखंड डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि झारखंड किंग। तो जय सिंह सेड ही वॉज द किंग ऑफ झारखंड। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट था किस चीज़ के बारे में? नेचुरल रिसोर्सेस, वाइल्ड लाइफ, इसमें भी स्पेशली एलिफेंट्स और माइंस
मिनरल्स, उसमें भी हमने देखा कि इवन डायमंड्स तक निकलते थे, जो कि कहा गया है ईव नदी और शंख नदी के रिवेरियन एरियाज़ में। तो इस वजह से इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए 13th सेंचुरी एडी में उड़ीसा के जयसिंह ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था झारखंड का किंग। तो ये एंशियंट एज में झारखंड का कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगेन, अगर आप पहली बार हैं तो सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, और अपने एस्पिरेंट्स को, फेलो एस्पिरेंट्स को आप खास करके जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको सेलेक्ट सिविल्स के बारे में बताएं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि एग्ज़ाम से क्यूरेटेड लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं। और दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए आप selectcivil.com पे विजिट करिए, पढ़ते रहिए। किसी तरह के आपके राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।